चलिए बच्चों करेंगे 8.1 का छठा प्रश्न। पढ़िए जरा क्या है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ cos A बराबर cos B। कह रहा है कोण ए और कोण बी कोई न्यून कोण है और इस प्रकार से है कि cos A और cos B आपस में बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? कोण ए बराबर कोण बी। बहुत आवश्यक प्रश्न, निशान लगा लीजिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, बैठ जाइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे साइन ए बराबर साइन बी एक उदाहरण के रूप में दिया गया है और प्रश्नावली में कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। दोनों का करने का तरीका एक ही जैसा है। कई बार ये प्रश्न बहुत छोटे रूप में लोग करवा देते हैं मगर वो बोर्ड परीक्षा में मान्य नहीं होगा। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है और कोई बहुत शॉर्ट तरीका नहीं लगाना है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग न्यून कोण हैं, दो अलग अलग समकोण त्रिभुजों के लिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि उन त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, क्योंकि हम लोग समरूपता अभी पीछे त्रिभुज में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर दो न्यून कोण हम बना लेते हैं, मतलब दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक न्यून कोण ए है और यहाँ पर एक न्यून कोण बी है। तो मान लीजिए ए बी हो चुका है, ये हो गया सी डी, और बी के बाद सी डी के बाद ये मान लीजिए ई नाम दे दिया और हमने इसको ये एफ नाम दे दिया। तो यहाँ पर ये दो हमारे पास समकोण त्रिभुज इस प्रकार से दिए गए हैं कि यहाँ पर cos ए बराबर cos बी है और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो ऑटोमेटिकली कोण ए कोण बी के बराबर आ जाएगा। तो समरूप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इस पर विचार करेंगे। समरूपता की कई सारी कसौटियाँ पढ़ी हैं हमने, जिसमें से एक कसौटी थी भुजा भुजा भुजा। वो हमें क्या याद दिलाती थी कि यदि प्रथम त्रिभुज की तीनों भुजाएं द्वितीय त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्रमशः समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर होता है, इस बात को समझना चाहिए हमें। तो यहाँ पर अब हम कैसे इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है बच्चों cos ए बराबर cos बी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ी ठीक तरीके से समझेंगे इसको। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा रोक देंगे हमें, नोट मत करिएगा साथ में। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए बच्चों आधार कौन सी भुजा है? AC, और कर्ण कौन सी भुजा है? AD। ये बराबर होगा। cos B भी आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार इसके लिए कौन सी भुजा है? BE, और कर्ण कौन सी भुजा है? BF। समझ में आ रहा है सभी को? तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया है AC बटे AD। अब ज़रा अगर हम समरूपता लगाना चाहें भुजा 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 तो हमारे पास क्या होना चाहिए था? हमारे पास AC बटे BE होना चाहिए था। तो AC बटे BE आ सकता है क्या? अगर हम इसका पक्षांतर करके तिर्यक गुणा कर लें तो लग रहा है कि आ जाएगा। तो ज़रा तिर्यक गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होगा। AC गुणे BF बराबर हो जाएगा AD गुणे BE के। इतना सबको समझ में आ गया? तिर्यक गुणा कर दिया। हम लाना क्या चाहते हैं? AC बटे BE, तभी तो आगे काम चलेगा हमारा। तो AC BE को अगर पक्षांतर करके इधर ले आए तो देखिए क्या हो जाएगा? AC बटे BE, और BF को उधर भेजेंगे तो AD बटे BF हो गया। अब ज़रा चित्र में देखते हैं क्या कुछ हल निकला हमारे पास। देखिए क्या आया हमारे पास, AC बटे BE बराबर क्या आया है? देखिए ज़रा, बराबर आया है AD और बटे BF। तो अब यहाँ पे दो भुजाएं तो समानुपाती हो गई। अब यहाँ पे जो क्राइटेरियाज बचते हैं हमारे पास दो भुजाओं के समानुपाती होने के बाद, वो दो बचते हैं, या तो बीच वाला कोण बराबर हो जाए और या तो तीसरी भुजा समानुपाती हो जाए। बीच वाला कोण यहाँ पे A और B है जो कि हमें बराबर सिद्ध करना है, तो इसके बराबर होने का सवाल ही नहीं। अर्थात अब हमें किस दिशा में प्रयास करना है? तीसरी भुजा भी का अनुपात बराबर आ जाए, मतलब इसके बराबर आ जाए CD बटे EF। इस पे विचार करेंगे हम आगे कि कैसे ये काम चले। तो अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेते हैं। ज़रा इसको समीकरण नंबर 1 बना के यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें जो भुजा लानी है वो कौन कौन सी लानी है समानुपाती बच्चों? देखिए ज़रा कौन कौन सी हो गई। AC BE हो गई है और इधर AD और BF हो गई हैं। तो हमें अब किसको किसको लाना है? इसके बटे में क्या लाना है? ये और बटे ये। ठीक,
एक काम ये कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर आई हैं तो अगली पंक्ति में इसको ऐसे लिखेंगे कि, या चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, इसको बराबर लिख लें के। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसको के बराबर भी तो माना जा सकता है, और यहाँ पे बराबर के लिख देंगे माना और छोड़ देंगे। भाई ये दो राशियाँ बराबर हैं तो इसको हमने के बराबर मान लिया और छोड़ दिया। अभी आगे नीचे में कुछ लिखना है इसलिए जगह छोड़े दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, समकोण त्रिभुज अगर हम DCA में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AD का वर्ग बराबर CD का वर्ग धन CA का वर्ग होगा। तो यहाँ पर अगर हम CD का वर्ग निकालें, धैर्य ना खोइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर CD का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे? रिया बोलो जरा आगे। हाँ बोलो, तुम बोलो, ध्यान से बोलो, प्लस कहाँ से आएगा? हाँ, तो CD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? AD का वर्ग ऋण AC का वर्ग, ठीक लिखना है ये। तो यहाँ पर CD बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट AD का वर्ग ऋण AC का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज FEB में, FEB सबको दिख रहा है बच्चों, और यहाँ पे अगर हम EF का वर्ग बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा? BF का वर्ग ऋण BE का वर्ग। कोई दुविधा किसी को? पाइथागोरस प्रमेय लिख रहे हैं सीधे सीधे। और इसके बाद EF बराबर अंडर रूट BF का वर्ग ऋण BE का वर्ग। अब जरा हमें बच्चों करना क्या है? हमें इसके बराबर क्या लाना है? CD बटे EF लाना है। तो इन दोनों समीकरणों को भाग दे देते हैं जरा, फिर देखते हैं क्या कुछ आगे मसला हल हो रहा है कि नहीं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। दो समीकरणों को भाग देने का अर्थ है कि दाएं पक्ष से दाएं पक्ष का भाग और बाएं पक्ष से बाएं पक्ष का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों? CD बटे EF, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटे अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए जरा, AD बटे BF बराबर K है, तो खाली हम इतना अगर ले लें तो यहाँ से क्या हम AD बराबर, या इसको नीचे फिर से लिखते हैं, देखिए 2 लाइनें लिख दे रहे हैं यहाँ पर AC बटे BE, या इसको हटाते हैं, जगह कम है क्योंकि नीचे कैमरे में फिर कैप्चर नहीं कर रहा है। अभी आप समझिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से AC अगर K के पदों में निकालना चाहें तो आ जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो अब हम यहाँ पे AC बराबर K गुणे BE लिख सकते हैं। इन दोनों को लिया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो AC बराबर K गुणे BE हो गया। नहीं समझ में आ रहा है भाई? पहले और आखिरी को लिया। उसी सेम वे में क्या हम AD बराबर K गुणे BF लिख सकते हैं? इन दोनों को इसके बराबर किया, पक्षांतर कर दिया, तो AD बराबर K गुणे BF आ गया। कोई दुविधा किसी को? तो अब हम क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिख देंगे 4, और भाग किसका देंगे? 3 और 4 का। समझ में आ रहा है सभी को? अब हमें क्या करना है? सीधे सीधे AD और AC के जो मान यहाँ से निकाले हैं इनको रिप्लेस कर देना है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर? अंडर रूट, देखिए AD स्क्वायर है और यहाँ पर AD बराबर K गुणे BF है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? K स्क्वायर गुणे BF स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दें K स्क्वायर इंटू BF स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? उसी प्रकार से यहाँ पर AC को देखिए, AC बराबर K गुणे BE है, तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा? K स्क्वायर गुणे BE स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे K स्क्वायर इंटू BE स्क्वायर बटे, नीचे जो लिखा था बिल्कुल एज इट इज लिखा रहने देंगे, अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस, नहीं कुछ नीचे गलत लिख दिया है, BF स्क्वायर माइनस B, सही लिखा है बिल्कुल,
बी एफ स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ई लिखना भूल गए थे, तो बी एफ स्क्वायर और माइनस बी ई स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब अंश में देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अब नीचे लिख रहे हैं ज़रा, अंश में के स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट के अंदर बना रहेगा ये, तो ये हो गया हमारे पास बी एफ स्क्वायर ऋण बी ई स्क्वायर और बटे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट बी एफ स्क्वायर ऋण बी ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और अब अगली पंक्ति में क्या करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो अब अगली पंक्ति में के बाहर आया तो बचा हमारे पास अंडर रूट बी एफ का वर्ग ऋण बी ई का वर्ग बटे अंडर रूट बी एफ का वर्ग ऋण बी ई का वर्ग। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या चल रहा था, ये सी डी बटे ई एफ। तो यहाँ पर सी डी बटे ई एफ भी क्या आ गया है, के बराबर आ गया है। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ए सी बटे बी ई बराबर था ए डी बटे बी एफ के, ये भी के बराबर था, और यहाँ पर ये भी के बराबर आ गया है। तो इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल कर लेंगे, मतलब ये दोनों राशियाँ इसके बराबर आ जाएंगी, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को। तो अब जल्दी से इसके आगे लिखते हैं। तो इसके आगे लिखने के लिए थोड़ा इसको घुमा देते हैं, अब ये पोर्शन जिसमें आने लगे थोड़ा सा। चलिए ठीक, तो अब डस्टर कहाँ चला गया, ये है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब इसके पश्चात बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर ए सी बटे क्या था बी ई, ए सी बटे बी ई बराबर ए डी बटे बी एफ, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों, इधर ये दोनों के बराबर थे और इधर आ जाएगा सी डी बटे ई एफ, और ये सब किसके बराबर है, के। अब देखिए ज़रा, यहाँ हम अगर इन त्रिभुजों को देखें ए सी डी और बी ई एफ को, तो देखिए इसमें क्या आ गया, ए सी बटे बी ई बराबर ए डी बटे बी एफ बराबर सी डी बटे ई एफ, अर्थात भुजा 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए डी, अच्छा गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखना था ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज बी ई एफ के। तो ये समरूप होगा त्रिभुज बी ई एफ के, और कौन सी समरूपता लगी है, एस एस एस, भुजा 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 समरूपता। और जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। हमें लाना क्या था, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ए के सामने बी आ भी रहा है, तो लिख देंगे देयरफॉर कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम। फिर से एक बार प्रश्न को जरा समझेंगे। यहाँ पर प्रश्न था कि यहाँ पर एक दिया गया था कि किसी त्रिभुज में कॉस ए बराबर कॉस बी था, तो सिद्ध करना था कोण ए कोण बी के बराबर होगा। एक बार पूरा आपको बता दे रहे हैं कैसे किया गया है। दो त्रिभुज हमने बना लिए जिसमें एक कोण ए है एक कोण बी है, बाकी दो बिंदुओं को कोई भी नाम अपने मन से दे दिए। यहाँ पर सी डी और यहाँ पर ई एफ। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया था, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार ए सी कर्ण ए डी, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद समझने वाली बात है, हम ए सी बटे बी लाने का प्रयास किया है, तिर्यक गुणा कर दिया, उसके बाद बी को इस तरफ ले आए तो ए सी बटे बी हो गया, और ए सी बटे बी बराबर इधर ए डी बटे बी एफ हो गया, और इसको हमने के बराबर मान लिया। उसके पश्चात ए सी बटे बी बराबर के है, तिर्यक गुणा किया तो ए सी बराबर के गुणे बी आ गया, ए डी बटे बी एफ भी के है तो ए डी बराबर के गुणे बी एफ, समीकरण 1 और 2 मान लिए। उसके बाद जो तीसरी भुजा थी सी डी बटे ई एफ, ये हमें बराबर इसके भी के लाना था, तो इसके लिए हमने क्या प्रयास किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, सी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग मूल लिया, तो सी डी बराबर अंडर रूट ए डी का वर्ग ऋण ए सी का वर्ग हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से बी ई एफ में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो ई एफ का वर्ग बराबर
बी एफ का वर्ग ऋण बी का वर्ग, वर्गमूल ले लिया, ई एफ बराबर अंडर रूट बी एफ का वर्ग ऋण बी का वर्ग। हमें अब इसके बराबर लाना क्या है, सी डी बटे ई एफ, इसलिए इन दोनों समीकरणों को भाग दे दिया, 3 और 4 नाम दिए थे, सी डी बटे ई एफ, तो जो इनके राइट हैंड साइड में था वो लिख दिया। अब ए डी और ए सी की जगह से ये मान रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर ए डी स्क्वायर लिखना था तो ए डी का मान है के गुणे बी एफ, तो के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ए सी का मान ए सी बराबर के गुणे बी है तो के स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। अगली पंक्ति में के स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया, ये ब्रैकेट में बी एफ का वर्ग ऋण बी का वर्ग बचा, के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा, के यहाँ पे बाहर आ गया, तो अंडर रूट बी एफ का वर्ग ऋण बी का वर्ग, नीचे भी वही है, दोनों चीज़ें कट गई, तो सी डी बटे ई एफ भी के बराबर आ गया। बस काम हो गया हमारा। यहाँ पर ए सी बटे बी बराबर ए डी बटे बी एफ बराबर भी के है, यहाँ पर सी डी बटे ई एफ भी के बराबर आ गया, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, तो ये तीनों पद आपस में बराबर हो गए। वहाँ पे तीनों पद इसलिए बराबर हैं क्योंकि तीनों के बराबर हैं, इसलिए ये तीनों बराबर हो गए, और जब ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, भुजा 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 समरूपता से, और उस दशा में कोण ए कोण बी के बराबर आ गया। समझ में आ गया सभी को? चलिए धन्यवाद, नोट कर लीजिए।